आज हम लोग हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत अयोगवाह की चर्चा करेंगे और ये विश्वास रखिए कि अयोगवाह अगर आप यहाँ से एक बार समझ लेंगे तो अयोगवाह से संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षाओं में आएंगे उसको आप अच्छी तरीके से पूरे विश्वास के साथ सही उत्तर तक अपने पहुँचने में आप सफल होंगे। तो आइए जानते हैं कि अयोगवाह क्या है। हिंदी वर्णमाला अयोगवाह। अयोगवाह जैसे आप देख रहे हैं कि आ की बात करें, योग और वाह, अयोगवाह जो बना है आ और योग और वाह से मिलके बना है। तो आ का मतलब होता है नहीं, योग का मतलब होता है मिलना और वाह का मतलब होता है साथ। तो अयोगवाह वर्ण की अगर हम बात करें, अयोगवाह वर्ण की बात करें तो इसके शाब्दिक अर्थ से हमको ये जानकारी मिल रही है कि अयोगवाह नहीं मिलेंगे किसी के साथ, अर्थात अयोगवाह न तो स्वर के साथ मिलेगा, न तो स्वर के साथ मिलेगा और न तो पूरी तरीके से व्यंजन के साथ मिलेगा, न तो पूरी तरह से व्यंजन के साथ मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि ना तो ये पूरी तरह से स्वर है और ना तो ये पूरी तरह से व्यंजन है, ना तो ये पूरी तरह से स्वर की विशेषता प्रकट कर रहा है, ना तो ये पूरी तरीके से व्यंजन की विशेषता प्रकट कर रहा है। तो इन दोनों विशेषताओं के आधार पे अयोगवाह को ना तो स्वर के साथ में शामिल किया जाता है और ना तो व्यंजन के साथ में शामिल किया जाता है। क्यों शामिल नहीं किया जाता? अब अयोगवाह की संख्या की अगर हम बात करें कि अयोगवाह हम किसको कहेंगे, तो वर्णमाला में हम अन और आह, इन्हीं दो वर्णों को, अंग और आह, अंग और अंग और आह, इन्हीं दोनों वर्णों को हम अयोगवाह कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अंग और आह जो है हमारी हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह के नाम से भी जाने जाते हैं। और इनकी संख्या की अगर हम बात करें कि अयोगवाह की संख्या कितनी है, ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या कितनी है, वो है 2। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या कितनी है, 2। तो हमने ये जाना कि क्यों अयोगवाह इनको कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ना तो ये पूरी तरह से व्यंजन है, ना तो पूरी तरह से स्वर है, इसलिए ना तो इनको स्वर में शामिल किया जाता है, ना तो इनको व्यंजन में शामिल किया जाता है। इनकी संख्या कितनी? इनकी संख्या 2 है, अंग और आह है। तो ये भी प्रश्न आता है कि अयोगवाह में कितने वर्ण आते हैं या कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो वहाँ आप ये जानेंगे कि अंग और आह यही दोनों वर्ण अयोगवाह में शामिल किए जाते हैं। अब आगे हम अगर थोड़ा सा और जानना चाहें कि अयोगवाह में जैसे अन्न और आह को शामिल किया जाता है, जैसे मान लीजिए अंग और आह, तो इसके अगर सिंबल की बात करें
इस वर्ण की सिंबल की बात है तो इसका जो सिंबल होगा वो ऐसे एक किसी अक्षर के ऊपर ऐसे बिंदी लगा देगा। अगर किसी अक्षर में अंग लगा हुआ है, अंग लगा हुआ है, शामिल है, तो उसमें इस तरह का चिन्ह हमको दिखाई पड़ेगा। आह का चिन्ह कुछ इस तरीके से बनता है। तो अंग का जो चिन्ह है ये है और आह का जो चिन्ह है ये है। मान लीजिए का वर्ण पे लगा तो का के ऊपर ऐसे बिंदी, कंग। विसर्ग की बात करें तो का के बगल में लग जाएगा, तो और इस का को तब बोला जाएगा कह, इसको बोला जाएगा कंग। तो कंग, कह, अंग, आह। तो इस तरह से ये व्यंजनों के साथ में प्रयोग किए जाते हैं। और अभी हमने जाना कि ना तो ये पूरी तरह से स्वर है ना पूरी तरह से व्यंजन है। क्यों क्यों नहीं है स्वर और व्यंजन? ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम उच्चारण, अगर अंग का उच्चारण कर रहे हैं तो पहले आ निकल रहा है, फिर उसके बाद इंग्या निकल रहा है, अंग, तब इसका निर्माण हो रहा है। आह के निर्माण की अगर बात करें कि आह में वही कौन कौन सी ध्वनियाँ निकल रही हैं, तो आह बोलने पे पहले आ, फिर उसके बाद हर। तो यहाँ हम देखें कि अयोग वाह जो है उसमें स्वर, अब ये स्वर है, ये क्या है? व्यंजन है। यहाँ भी ये स्वर है और यहाँ भी ये क्या है? व्यंजन है। तो अयोग वाह को हम अगर देखें तो ये थोड़ी सी स्वर की विशेषता, थोड़ी सी व्यंजन की विशेषता, उसी तरह से आह की अगर हम बात करें तो इसमें भी कुछ स्वर की विशेषता, कुछ व्यंजन की विशेषता, दोनों विशेषताएं हमको दोनों वर्णों में मिल रही हैं, अन्न और आह में। तो इसीलिए इन दोनों वर्णों को हम ना तो स्वर में शामिल करते हैं ना व्यंजन में शामिल करते हैं। अब बात आती है अंग के बारे में, और तो इस अंग को हम अनुस्वार के नाम से भी जानते हैं। अनुस्वार, इसको हम विसर्ग के नाम से जानते हैं। आह को विसर्ग, अनुस्वार इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसका अनुस्वार नाम और इसका नाम विसर्ग। तो अनुस्वार क्या है? अंग को हम अनुस्वार क्यों कहते हैं? अंग को हम अनुस्वार क्यों कहते हैं? कि ये अंग जो है वो स्वर पे लगता है, न कि व्यंजन पे, इसलिए हम अंग को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार, अंग को अनुस्वार कहने का कारण ये है कि ये जो है स्वर पे लगता है, ना कि व्यंजन पे। मान लीजिए का पे लगाया गया अनुस्वार, का पे अनुस्वार हमने लगाया कि भाई कंग, इसको हम पढ़ेंगे कंग। अगर हम इसका विच्छेद कर दें, वर्ण विच्छेद कर दें, तो एक तो आ जाएगा क, दूसरा आ जाएगा अंग। तो ये दोनों मिलके, तो चूंकि ये इसमें शामिल है, ये का पे नहीं लगा हुआ है, अंग जो है का में शामिल है, ये का के ऊपर नहीं लगा है, ये अपने आप में आके शामिल हो गया है। और ये इसकी बिंदी जो है ये अन्न पे लगेगी। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि का में जो छोटा आ शामिल है उसके ऊपर अनुस्वार की बिंदी का प्रयोग हो रहा है, ना कि का के ऊपर, ना कि का के ऊपर। तो अनुस्वार का मतलब कि ये स्वरों पर लगता है,
इसीलिए आंग को अनुस्वार वर्ण बोला गया, इसीलिए आंग को अनुस्वार वर्ण बोला गया। और इसके हम चिन्ह की बात, ये किसी व्यंजन पे ऐसे ऊपर बिंदी टाइप लग जाता है, तो हम तो कहने को ये कह देते हैं कि भाई ये का व्यंजन पे अनुस्वार लगा हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो अनुस्वार जो है ये ध्यान में रखिएगा कि ये हमेशा जो है ये स्वरों पर ही लगता है। पहले आ लिखा जाएगा, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो बिंदी होगी तो ये स्वर के ऊपर ही लगेगा अनुस्वार। व्यंजन के ऊपर कभी अनुस्वार लगता नहीं है, हमको दिखाई भले देता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसी भी व्यंजन को आप जिसमें अनुस्वार लगा होगा, जैसे का को हमने तोड़ा है, वैसे आप तोड़ के देखेंगे तो आप पाएंगे कि किसी भी व्यंजन पे अनुस्वार लगता नहीं। अब बात करते हैं विसर्ग की। तो विसर्ग को भी हमने जाना कि भाई इसका उच्चारण अ और हा अह ऐसे होता है। तो आ जो है स्वर है, हा जो है व्यंजन है, इसलिए इसको भी व्यंजन के साथ नहीं शामिल किया गया, इसको हमने विसर्ग नाम दिया है। और ये विसर्ग का मतलब होता है विसर्ग नाम दिया है। और ये जो है विसर्ग जो है इसका जो चिन्ह है ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो ये किसी व्यंजन वर्ण के साथ में अगर होगा तो इस तरीके से होगा, जैसे का के साथ में है तो का और दो बिंदी, इसको जब पढ़ा जाएगा तो का पढ़ा जाएगा, इसको जो पढ़ा जाएगा तो कह पढ़ा जाएगा। तो कह ये विसर्ग है। तो इस तरीके का सिंबल हमको अगर दिखाई पड़ता है तो हम समझ जाएंगे कि ये विसर्ग का सिंबल है। और इस विसर्ग का प्रयोग और ज़्यादातर संस्कृत भाषा में होता है, हिंदी वर्णों में भी, हिंदी शब्दों में भी कहीं कहीं मिलता है, जैसे प्रातः, प्रायः, इस तरह के जो शब्द आपको मिलेंगे अतः, तो वहाँ आपको विसर्ग देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे वर्ण जो हैं हिंदी में भी प्रयोग होते हैं, लेकिन इस आह का, विसर्ग का ज़्यादातर प्रयोग हमको संस्कृत में देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से आयोग वाह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इतना जान लीजिए कि क्यों इनको स्वरों में शामिल नहीं किया जा रहा है, क्यों इनको व्यंजनों में शामिल नहीं किया जा रहा है, इनकी विशेषताएं क्या हैं। तो आप आसानी से परीक्षाओं में आयोग वाह से संबंधित जो भी प्रश्न आप से पूछे जाएंगे, आप आसानी से सही उत्तर ढूंढने में सफल होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।